75 साल की बात है तो आई नेवर सेड दैट आई विल रिटायर और समवन शुड रिटायर। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1 दशक पहले यह नियम बनाया कि 75 साल पूरे होने के बाद सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट हो जाएगा। अब आरएसएस प्रमुख ने बीच बीच में बोला भी कि 75 साल वाली शॉल पहनने के बाद चलो भाई अब आप रिटायर हो, दूसरों को मौका दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। लेकिन अब वही कह रहे हैं ना, हम रिटायर होंगे और न किसी को रिटायर होने के लिए बोलेंगे। संघ कह रहा है कि जब तक मन करे तब तक सेवा करते रहो, तब तक काम करते रहो। 75 साल की बात है तो आई नेवर सेड दैट आई विल रिटायर और समवन शुड रिटायर। इसका मतलब यह है कि नागपुर जाने से लेकर के दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से जो संघ की तारीफ की गई, लगता है संघ की सारी शर्तें प्रधानमंत्री मोदी ने मान लिया है। लेकिन इस हिपोक्रेसी और क्रोनोलॉजी को आप क्या कहेंगे? देश में जाने कितनी जगह पर भूस्खलन है। देश के सभी प्रमुख विपक्षी दल जिस सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीआर एजेंसी के साथ जापान के दौरे पर गए और वीडियो वायरल करा रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगे तो एक महिला रोते हुए कहें कि मोदी जी हैं तो जापान भी सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं। दूर से जब उनको आते देखा ना तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है, और वो ऐसे लगा कि हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं। वो इसीलिए पॉसिबल है कि हम यहाँ सेफ हैं। कल से ही पूरी बीजेपी ने अपना पूरा कैडर, सारे बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और उन सबसे ज्यादा बड़ा कैडर अपना टेलीविजन चैनल की प्राइम टाइम डिबेट, इन सब को एक टास्क दे रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, इसके खिलाफ बोलिए। जबकि वह गाली जिसने दी उसने सफाई भी दे दी, उसने माफी भी मांग ली, उसमें राहुल गांधी या तेजस्वी का कोई रोल नहीं है। सरकार वहां बीजेपी की है, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। प्लांटेड कोई घुसपैठिया घुस गया है कि नहीं, विपक्षी आरोप लगा रहा है। और सरकार ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी के मामले में इतना बुरी घिरी हुई है कि हेडलाइन बदलने के लिए इतने से मामले को इतना बड़ा तूल दे रही है। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम में। कल ही मैंने इस पर विस्तार से वीडियो बनाकर सबूत के साथ बताया कि जिस बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा, अनुराग ठाकुर से लेकर के छुट भई ये तमाम नेता, सब की भाषा इतनी दिक्कत वाली रही है टॉप लीडर्स की। वो एक बाकायदे कार्यकर्ता मंच कौन बोला, कैसे बोला, पता ही नहीं। इससे तुलना करके कह रहे हैं कि मोदी जी को गाली दी जा रही है। फिर मोदी जी आएंगे कुछ दिन में बिहार में, हो सकता है आंसू भी बहा दें। और पहले भी वो बोल चुके हैं कि कई किलो गाली खाता हूं और कई किलो ये सब करता हूं, इससे इमोशनल कार्ड खेला जाए। असली मुद्दा जो डिबेट का है, वोट चोरी, इससे ध्यान भटका दिया जाए। इसीलिए आप कल्पना करिए कि आरएसएस जैसा संगठन, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हो कि वो सबसे बड़ा एनजीओ है, आज तक कहां रजिस्टर्ड हुआ पता करो। एनजीओ है तो रजिस्टर्ड होगा, सरकार के नियम कायदे कानून के भीतर आएगा, रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसका एक संघ प्रमुख है जो केवल चित पावन ब्राह्मण, उसमें भी जो सबसे श्रेष्ठ होगा वही ब्राह्मण बन सकता है। रज्जू भैया जैसा कोई एक अपवाद मिलेगा, बाकी सारे निश्चित है आरक्षण। आरक्षण निश्चित है। लेकिन यही आरएसएस एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का कभी विरोध करता है, कभी कहता है चलने दें। अजीब सा उहापोह बना रखा है इस व्यक्ति ने, मोहन भागवत जिसका नाम है। यह व्यक्ति बीच बीच में
आते रहता है देश के सामने। Z+ सुरक्षा मिली हुई है, एक धर्म की बात करे, देश को कहे हिंदू राष्ट्र है, EWS आरक्षण की पैरोकारी करे और RSS को देश, सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जाने क्या क्या बोलने का ऐसा बयान बीच बीच में दे और फिर गायब हो जाए। मतलब आप सोचिए, दुनिया में ऐसा कोई संगठन कभी नहीं मिलेगा। और उससे बोलते बोलते 75 साल में रिटायर होऊंगा ये भी मना कर दिया। 75 साल में किसी को रिटायर होने को बोलूंगा ये भी मना कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मोहन भागवत के बयान का यह हिस्सा सुनिए और पहले वाला हिस्सा भी सुनिए, जब उसने कहा कि 75 साल की शॉल पहनने के बाद अब आपको चलिए काम हो गया, दूसरे को मौका दीजिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। अब कहा जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे। भाई साहब, नियम बदल दिया आपने, कैसे पूछ के कैसे बदल दिया। सुनिए मोहन भागवत को। So, this is not for retirement of anybody or myself. मोहन भागवत को सुनने के बाद आपको लगेगा नियम किसका है? ये मोदी जी का नियम है। मोदी जी ने साल 2016, साल 2019 टिकट वितरण 75 साल से ऊपर हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस के सामने बोला। इन सारी वीडियो को जरा देखिए। इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। और सोच कर बताइए कि ये सारी खबरें जिस बीजेपी ने बनाई थी उसने नियम बदल दिया किसके दबाव में, किसकी सहमति से, कौन सा समझौता हो गया? गृह मंत्री अमित शाह देश जानना चाहता है कि आपने 75 साल का नियम कब बदला, कैसे बदला। और तो और गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के बाद आपको गुजरात के मुख्यमंत्री की याद दिलाना चाहता हूं। आनंदीबेन पटेल ने एक वीडियो संदेश में लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कहा था कि मैं 75 साल के ऊपर हो गई, अब यह नियम बन चुका है कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, अब मैं रिटायर हो रही हूं। इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री से और अभी रिटायरमेंट। पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कार्य करने का अवसर मिलेगा। हालांकि राज्यपाल बन गई हैं, हालांकि राज्यपाल मतलब रिटायर ही होता है, बस केंद्र से जो चीज़ आती है उसको कहाँ राज्य सरकार के खिलाफ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली बार जो राज्यपाल थे अखिलेश यादव सरकार में बड़े सक्रिय होते थे, थानों में यादव घुस गए, लेटर लिख दिया। अब वो हैं बीजेपी की सरकार, बीजेपी के राज्यपाल, बीजेपी के सब लोग, और ये सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं करते और कोई लेटर जारी उनका नहीं होता है। ऐसे वक्त में यह सब समझना दिलचस्प है कि 75 साल का नियम किसके लिए बना और कैसे बना। इन सब बयानों को देने वाला RSS यह तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, वो तो वोट मांगने जाएगा नहीं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या जवाब देंगे जो 75 साल के बाद रिटायर होने की बात कर रहे थे? और लगता है कि लाल किले के प्राचीर से RSS की तारीफ और फिर यदा कदा RSS की तारीफ, Z+ सिक्योरिटी, पूरा एक मुश्त पैसा RSS को पूरा स्रोत मिल गया। हर जिले में RSS का मुख्यालय, संकल्प हॉस्टल, सरस्वती शिशु मंदिर, जाने कितनी शाखाएं, शाखा पे शाखा RSS को पूरा मिली हुई है। भाई उनकी सरकार है। अब वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संगठन जिसने कटु आलोचना झेलनी पड़ेगी, आरक्षण विरोधी आप, गांधी के हत्यारा आपसे जुड़ा हुआ था। अब आप कहेंगे कि सब में आपको क्लीन चिट मिल गई। भाई जुड़े तो हैं ना, हिंदुत्व का विचार, मुसलमानों के खिलाफ बयान। अब जैसे कितना कंफ्यूज करता है यह संगठन। कभी कहेगा कि अब्दुल हमीद प्रिय है, कलाम प्रिय है और बिस्मिल प्रिय है, लेकिन आक्रांता नहीं होनी चाहिए। NCERT का सिलेबस, शिक्षा नीति, सब कुछ बदलने का काम ये RSS करता है। इसने सारे लोगों को बदल करके ऐसी ऐसी चीज कही कि हिंदू राष्ट्र है, घोषित करने की जरूरत नहीं। सुनिए RSS प्रमुख के इस बयान को और फिर सोचिएगा कि संविधान बड़ा कि हिंदू राष्ट्र के एक धर्म भरा। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। वो एक सत्य है, मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है।
2 दिन के दिल्ली के कार्यक्रम में मोहन भागवत यह भी कहते हुए सुनाई दिए कि भाई 3 बच्चे पैदा करना हर भारतीय को। अब आप कल्पना करके देखिए कि 3 बच्चे पैदा करने के बाद कह कौन रहा है। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। जिसकी शादी नहीं हुई, जो टॉप लीडरशिप मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ, और बच्चे हों तो जय शाह की तरह अमित शाह। अब अगर जय शाह कई होते भाई बहन, या होंगे मुझे नहीं पता, तो सब सेटल होंगे। नितिन गडकरी की अभी खबर आ रही थी, सुना आपने? उनके बच्चे की कंपनी कितनी बड़ी होती जा रही। नितिन गडकरी आरएसएस स्वयंसेवक, महान काम। ये सारे जिनके बच्चे हैं, इन सबको आरएसएस ने ट्रेंड किया है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण और उनके संवैधानिक मूल्यों के विरोधी हैं, मनुस्मृति को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ये सारा काम आरएसएस वाले करते हैं। और मोहन भागवत बीच बीच में आकर के कभी सरकार को मुश्किल में डालते, कभी बचा लेते। ये सब कुछ हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हेडलाइन बदलनी है। एक संगठन विज्ञान भवन में कार्यक्रम करता है, कोई और कार्यक्रम करना चाहे तो मिलेगा नहीं। देश भर के विश्वविद्यालयों में आरएसएस के निर्देश पर घोर हिंदूवादी कार्यक्रम होते हैं। कभी एबीवीपी कराता है, कभी शिक्षक कराते हैं, कभी आरएसएस खुद कराता है, शाखाएं लगती हैं, सब कुछ हो रहा है। और देश भर के विश्वविद्यालयों में एक कार्यक्रम आप करने को स्पेस मांग लीजिए, नहीं मिलेगा। कुलपति से लेकर वाइस चांसलर तक सब बने बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी से लेकर के जुडिशरी तक सब में वर्चस्व इनका है। एक संगठन जिसने पूरे देश पर अपने लोगों को बिठा दिया है, उसका प्रमुख Z+ सिक्योरिटी वाला बीच बीच में आके अब नियम बदल दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए व्यंग भी किया कि बीच खेल में नियम बदल देते हो, इसका मतलब जनता का विश्वास तो खो चुके हो, अब जनता ही तुम्हें रिटायर करेगी, ये बात याद रखना। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस समय जो पूरे देश में सबसे बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर यह है कि आरएसएस बीजेपी एक होकर के क्या वाकई उस पूरे मैनेजमेंट में आगे बढ़ती दिख रही हैं? क्योंकि विपक्ष ने बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। और राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोलते हुए जब ये बोले कि अभी तो महादेवपुरा का तो एक आप सैंपल देखा, असली अभी धमाका तो बाकी है। और सामने से एक व्यक्ति बोल पड़ा बनारस, राहुल गांधी मुस्कुराने लगे। क्या बनारस की धांधली, क्या आगे वोट चोरी की धांधली और सबूत के साथ सामने आने वाली है? क्या विपक्ष जनता के बीच यह समझाने में कामयाब हो गया कि पूरी बीजेपी की सरकार वोट चोरी करके बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके बने हैं, और यह जनता में दिख रहा है? अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। इसलिए बीजेपी हेडलाइन बदलने के लिए कभी सबको लगा दे रही है काम पर कि नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देना और विपक्ष पर हमलावर हो जाना। इस मुद्दे से लेकर के आरएसएस अब आ जाएगा बीजेपी के बचाव में। यह सब कुछ भारतीय राजनीति में होगा, लेकिन टिके रहना एक मुद्दे पर, लोकतंत्र, संविधान, वोट चोरी, इसको केंद्र में रखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये सब खेल खेलने वाला कौन है। और जरा बुनियादी सवालों को सोचकर, मैंने जितना आरएसएस से जुड़े सवाल पूछे, मैंने जितने विश्वविद्यालयों से लेकर के देश चलाने के सवाल पूछे, जरा इस पर एक राय जरूर दीजिएगा। और राय दीजिएगा कि कब कब ये एक व्यक्ति आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति के केंद्र में आ जाए और फिर बयान दे दे, राजनीति बदलने लगे, और फिर उसके बाद जब लगे सरकार गिर गई है तो सरकार को बचाने के लिए भी आ जाए। देश हिंदू राष्ट्र है। जाते जाते मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हिंदू राष्ट्र, यहां के मुसलमान भी हैं, वो भी हिंदू हैं, दुनिया भर के लोग हिंदू हैं, सब हिंदू हिंदू हैं। हिंदू कौन है? आपको कुछ समझ में आता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र में एससी एसटी ओबीसी कहां है? हिंदू राष्ट्र में शिक्षा किसको किसको मिलेगी? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? ये सब एक सूत्र देखिएगा, आरएसएस, कथावाचक बाबा, बीजेपी और सबका गुणगान गाने वाली मीडिया। अगर खेल आपको समझ में आ जाए तो सजग रहिएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इस खेल से वाकिफ कराएं। आखिरी सवाल,
आरएसएस के पास कितना पैसा है, किन स्रोतों से आया, कहां खर्च होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कैसे काम करता है, क्या क्या होता होगा अंदर, सोचकर बताइएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप क्या इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है, इसलिए एक तरफ हेडलाइन बदलने के लिए रोज कुछ न कुछ हो रहा है, वही दूसरी तरफ आरएसएस अब बीजेपी के बचाव में खड़ा दिख रहा है ताकि हम सबकी साझा सरकार चली न जाए। अगर इस बात से सहमत हैं तो अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी ताकि हम ऐसी बातें आपके सामने लाते रहें। इस वीडियो को अगर आप ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।